हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है, माध्यमिक स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की ज़रूरत होती है और यह पाठचर्या के भार को बढ़ाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषय जैसे इतिहास, भूगोल, सिविक्स, तो ये क्या है? उप विषय का अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। ये उप विषय हैं और ये जो होते हैं ये क्या है? ये पाठचर्या के भार को बढ़ाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये। और कारण आर क्या है कि सामाजिक विज्ञान में पाठचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया वह बोधगम्य नहीं है। तो बोधगम्य नहीं, ये गलत है फ्रेंड्स। ओके, तो ए क्या है? ए इसमें राइट है, आर गलत है। तो जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है? फ्रेंड, स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक स्रोत होते हैं और एक द्वितीयक स्रोत होते हैं। ओके, प्राथमिक स्रोत जो होता है वो होता है कि किसी घटना से किसी निश्चित समय में लोगों को कैसे जो है प्रभावित किया, तो इस प्रकार के स्रोत को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के स्रोत को हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। ओके, और द्वितीयक स्रोत जो होता है फ्रेंड वो होता है कि यदि घटना की खोज की जाती है तो राय का अंश घटना पर प्रतिक्रिया दे रहा होता है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए इसे द्वितीयक स्रोत की तरह माना जाएगा। ओके, अगर वो किसी घटना में प्रतिक्रिया दे रहा है, ओके, तो उसे हम द्वितीयक स्रोत कहते हैं। तो जैसे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जाता है? तो ए है भुज में भूचाल के समय की फोटो एवं इसके विवरण। बी क्या है? अकबरनामा पर खेलों के संपादित संकलन। सी है इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र। एंड डी है महात्मा गांधी की पुस्तक। तो ये वाला जो है फ्रेंड सी जो है इंदिरा गांधी को, ये तो प्राथमिक स्रोत है, बट अकबरनामा पर खेलों के संपादित संकलन क्या है? ये द्वितीयक स्रोत है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। ए है विश्लेषणात्मक रूब्रिक, बी है जांच सूची, सी है समग्र परक रूब्रिक। विश्लेषणात्मक रूब्रिक क्या होता है? विश्लेषणात्मक रूब्रिक जो होता है फ्रेंड वो होता है इसमें कि दोहरे, इसमें क्या है? ए फर्स्ट है प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए। सेकंड है एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। एंड थर्ड है दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन। तो विश्लेषणात्मक रूब्रिक जो होता है वो प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए होता है। ओके, इसका जो होगा ए का जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। जांच सूची क्या है? जांच सूची जो है फ्रेंड वो है इसमें कि दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। ओके, बी का जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। एंड समग्र रूब्रिक जो होता है वो होता है एकाकी मानक किंतु विस्तृत वर्णक। ओके, सी का सेकंड हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड एंड सी का सेकंड। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? तो फर्स्ट है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग का पहलू का आकलन कर रहा है, ये गलत है। आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए, ये करेक्ट है फ्रेंड्स। थर्ड क्या है कि प्रत्यक्ष कर क्या है? उदाहरण दीजिए, ये भी करेक्ट है। फोर्थ क्या है? दक्षिण एशिया में कई देशों में शासन के संघीय तंत्र नहीं है और उनकी व्याख्या कीजिए, ये भी करेक्ट है। दूसरा, तीसरा, चौथा राइट है फ्रेंड, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? तो फर्स्ट इसमें जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए और भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं? तो ये क्या है? ये विद्यार्थी के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। कौन से प्रश्न है? सेकंड है आज के इस समय में महाजनपदों के समय में गाँव की व्यवस्था करने में 3 अंतर दीजिए। थर्ड है वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। फोर्थ है लोगों के संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान पूछा है, तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए, भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं, ये राइट है। ओके, बस इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, बस राइट आंसर फर्स्ट, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो फर्स्ट है इसमें
बच्चों का स्वांगीण विकास, ये करेक्ट है। सेकंड, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, तो ये गलत है। RT एक्ट 2009 के अनुसार आकलन में ये इसकी आवश्यकता नहीं होती। बच्चों के स्वांगीण विकास की होती है। क्रियाकलाप को खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना, बिल्कुल करेक्ट है। एंड बाल स्नेह और बाल केंद्रित रीति में सीखना, ये भी करेक्ट है। तो पहला, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है, विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया हो उसको समझने के लिए, ये भी करेक्ट है। थर्ड है, शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए, तो ये गलत है। एंड फोर्थ है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों का पता करने के लिए, तो ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष, तदनुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु जो होते हैं योग्यता का विकास का आकलन करते हैं, तो वो कौन से प्रश्न हैं? तो फर्स्ट है, इसमें अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचित करने की विधियों का उल्लेख कीजिए, तो ये गलत है। सेकंड क्या है, भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत जो होता है दुष्कर होता जा रहा है, तो ये करेक्ट है। एंड थर्ड है, भारत के गांवों के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं, व्याख्या कीजिए, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है, राष्ट्र के एकीकरण में कौन सी बाधा है, ये गलत है। ये जो है फ्रेंड, ये जो है सामाजिक विज्ञान के अधिगम में जो है वो संवेदनशीलता विकास हेतु योग्यता का विकास नहीं है ये। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर दूसरा तीसरा बस होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों शहरों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ यज्ञ किए जाते होंगे, करेक्ट है फ्रेंड्स कि लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। ओके, ये करेक्ट है। और कालीबंगा में जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, ये भी करेक्ट है कि कालीबंगा में जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ओके, कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? कालीबंगा राजस्थान में है। ओके, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। तो दोनों इसमें राइट है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ पे है? भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, ए का 4 हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। राजगिरी, राजगिरी जो है वो बिहार में है, बी का 3rd हो जाएगा। ओके, राजगिरी बिहार में पड़ता है। इनाम गाँव जो पड़ता है फ्रेंड्स वो पड़ता है मध्य प्रदेश, वो महाराष्ट्र में। ओके, इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। राइट आंसर ये सी का 1st हो जाएगा। एंड ब्रह्मगिरी जो है वो कर्नाटक में पड़ता है, डी का 2nd हो जाएगा। ओके, भीमबेटका मध्य प्रदेश, राजगिरी जो है वो पड़ता है बिहार में, इनाम गांव जो है वो इनाम गांव जो आता है वो महाराष्ट्र में आता है, और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में पड़ता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। और इनाम गांव में ही जो मृतक होते थे उनको उत्तर की ओर सीधे लेटा कर दफनाया जाता था। इससे क्वेश्चन पूछता है तो वो इनाम गांव में ही होता था। ओके, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश, राजगिरी बिहार, इनाम गांव महाराष्ट्र एंड ब्रह्मगिरी कर्नाटक, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अल इद्रीसी और उसके द्वारा जो है बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है? अल इद्रीसी कौन था? अल इद्रीसी जो था फ्रेंड वो एक फारसी भूगोलवेत्ता था, तो फारसी नहीं था फ्रेंड, वो एक अरबी भूगोलवेत्ता था। ओके, तो ये गलत है। सेकंड क्या है, जगहों के नाम अरबी में चिन्हित थे, करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है कि जगहों के नाम उसके क्या थे, अरबी में चिन्हित थे, ये करेक्ट है। और थर्ड क्या है, श्रीलंका ऊपर की ओर और उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता था, तो ये भी करेक्ट है। तो अल इद्रीसी जो है फ्रेंड वो क्या था, एक अरबी भूगोलवेत्ता था, और ये फारसी नहीं था, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड जो है जगहों के नाम उसके अरबी में चिन्हित थे, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड जो है श्रीलंका ऊपर की ओर और उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता था, तो ये भी करेक्ट है। दूसरा और तीसरा राइट है फ्रेंड इसमें, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया गया है। तो फर्स्ट इसमें क्या दिया है कि भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए, तो करेक्ट है। सेकंड है शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए, ये भी करेक्ट है। बट पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन करने के लिए पाने के लिए, तो ये गलत है। ओके, तो मंदिर और मस्जिद का जो निर्माण किया गया था शासकों द्वारा वो भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए और शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए किया गया है, ना कि पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए। ओके, तो तीसरा गलत है।
पहला और दूसरा सही है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, आदिवासियों के मामले में ब्रिटिश शासन की भूमिका पर दिए गए दो कथन ए और बी पर विचार करें। कथन ए कहता है कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफ़ी बदलाव आया, बिल्कुल करेक्ट है। और कथन बी है कि आदिवासी मुखियाओं को गांव के समूह में अपनी ज़मीनों का अधिकार मिला और साथ में शासकीय शक्तियाँ भी बनी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ओके, तो आदिवासी मुखिया जो होते थे, आदिवासियों के मामलों में ब्रिटिश शासन की जो भूमिका होती थी वो थी कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफ़ी बदलाव आया। ओके, राइट आंसर बस ए हो जाएगा इसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। मुगल जो थे वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल करेक्ट है। और कारण आर है कि उत्तराधिकार में वे शहदायत की प्रथा को अपनाते थे, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है इसमें, दोनों करेक्ट है। ओके, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी है, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करके सही का पहचान करें। तो फर्स्ट है इसमें, ब्रिटिश राज में जनजातियों के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, ये गलत है, परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज में भी जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय मुखियाओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता था, तो ये गलत है। और थर्ड क्या है कि जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पाए थे, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातीय जो थे वो अपनी पारंपरिक भूमिका जो है वो नहीं निभा पा रहे थे। ओके, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ओनली थर्ड सही है। ओके, राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, 1800 अभिकथन ए कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से ज़्यादा अधिक सिपाही जो है वो भर्ती किए गए थे, तो ये गलत है, ये गलत है, पहला गलत है। सेकंड है कि ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और उन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया, तो ये भी गलत है। इसमें दोनों गलत है फ्रेंड, ए और आर क्या है, दोनों गलत है। बगावत में भाग नहीं लिया तो लिया था, ये गलत है। ओके, दोनों गलत है, इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता है जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। तो फर्स्ट ए है इसमें यथार्थपरक, बी है रूप चित्रण, सी है परिप्रेक्ष्य, एंड डी है चित्रोपम। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, चित्रोपम। नेक्स्ट देखेंगे, परमहंस मंडली का गठन किसके उन्मूलन के लिए हुआ था। तो परमहंस मंडली का गठन जाति के उन्मूलन के लिए हुआ था। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था, क्या था उनकी मांग का आधार। फर्स्ट है कि उनकी जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करने की, तो ये गलत है, ये नहीं था। सेकंड है कि यह विश्वास कि सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है, बिल्कुल। श्री नारायण गुरु द्वारा जाति समानता की जो मांग का आधार था तो वो यह था कि यह विश्वास कि वो सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है, ये करेक्ट है। थर्ड क्या है, व्यक्ति के सामाजिक स्तर में वृद्धि के लिए पश्चिम शिक्षा जो थी उसका प्रावधान करने का, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। राइट आंसर ओनली सेकंड, केवल सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, अभिकथन ए कहता है स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों के किसानों से लचीले रूप से लगान इकट्ठा करना होता था तथा कंपनी को स्थायी राजस्व देना होता था, बिल्कुल करेक्ट है ये। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों और लचीले रूप में लगान इकट्ठा करना होता था तथा कंपनी को स्थायी राजस्व देना होता था, बिल्कुल करेक्ट है ये। कारण आर है फ्रेंड कि लगान को लचीला बनाने के लिए पीछे कंपनियों की सोच थी कि यह जमींदारों को भूमि को बेहतर बनाने के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों राइट है और आर जो है वो सही व्याख्या भी करता है ए की। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप एक नरमपंथी नेता होते तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते। तो फर्स्ट इसमें अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकसित करते, तो करेक्ट है। अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकसित करना, ये करेक्ट है। सेकंड है ब्रिटिश संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार करते, तो बहिष्कार करना क्या है फ्रेंड, ये नेगेटिव है। नरमपंथी नेता हो रहे तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आप बहिष्कार करते, तो ये गलत है। थर्ड क्या है कि जनता की राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधित्व भेजते, बिल्कुल। फर्स्ट और थर्ड यह क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी की अस्थियां कहाँ प्रभावित की गई थी।
महात्मा गांधी की अस्थियां जो थी वो कहाँ प्रभावित की गई थी? ए है अहमदाबाद में, बी है इलाहाबाद में, सी है दिल्ली में एंड डी है पोरबंदर में। तो महात्मा गांधी की अस्थियां जो प्रभावित की गई थी वो इलाहाबाद में प्रभावित की गई थी। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सूची पर विचार करें। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी, निम्नलिखित सूची में कौन सा एक दूसरे से भिन्न है? तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये तो मेल खाता है, बट तापी जो है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी ये तीनों मेल खा रहा, चारों मेल खा रहा है, बट तापी जो है वो विभिन्न है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कथन ए कहता है वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा तथा जो स्थान पूर्व में उनका पीछे होगा। तो ये गलत है। और कथन बी कहता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि पृथ्वी हमेशा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। इसमें बस कथन बी सही है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ए गलत है, बी सही है। ओके, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कन्याकुमारी में रात और दिन की अवधियों के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस होता है परंतु कश्मीर में ऐसा नहीं है। तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। ओके, और कारण आर है कि देशांतरी विस्तार रात और दिन की अवधि को प्रभावित करता है और अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं तो ये क्या है, ये गलत है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ए सही है, आर गलत है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में दी गई विशेषताएं किससे संबंधित है? फर्स्ट है इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। तो किसका ऊपरी भाग जो होता है मेज के समान सपाट होता है इस। और सेकंड है इसके एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। एंड थर्ड इसमें खनिजों की भी प्रचुरता होती है। तो फ्रेंड पठार जो होता है उसका जो भाग होता है वो मेज के समान जो होता है सपाट होता है पठार का। ओके, और इसके एक या एक से अधिक किनारे जो होते हैं वो ढाल खड़े करते हैं ये, और इसमें खनिज की भी प्रचुरता होती है तो वो पठार है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं और बी है भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं एंड डी सी क्या है, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष रोजवुड, आमनू, शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं एंड डी है उष्णकटिबंधीय वनों को टैगा भी कहा जाता है। तो इसमें जो पूछा है क्या, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं तो ये गलत है। ओके, भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं तो ये करेक्ट है फ्रेंड। एंड सी क्या है, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष रोजवुड, आमनू, शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं तो ये भी करेक्ट है। और उष्णकटिबंधीय वनों को टैगा भी कहा जाता है तो उष्णकटिबंधीय वनों को टैगा नहीं कहा जाता है, शंकुधारी वनों को टैगा कहा जाता है तो ये गलत है। तो पहला बी और सी राइट हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा, इसको तो कौन सा कथन सही है पूछा है इसमें, ये गलत है। और निम्नलिखित कथन सही है इसमें पूछा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो उष्णकटिबंधों को टैगा कहा जाता है तो ये गलत है। शंकुधारी वनों को टैगा कहा जाता है। दृढ़ काष्ठ वाले जैसे रोजवुड, आमनू, शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं तो ये भी गलत है। वो दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष जो होते हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, तो ये भी गलत है। ओके, और शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं तो ये भी गलत है। शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन नहीं होती, ये भी गलत है। बट भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं तो ये करेक्ट है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो भारत के अधिकतर भागों में जो है उष्ण पाए जाते हैं तो ये राइट है। बस इसमें करेक्ट आंसर बस बी होगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से कथन भूमध्यसागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही हैं? वो कौन से कथन है जो भूमध्यसागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही हैं? तो ए है इसमें, यह केवल यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है तो ये गलत है। और केवल यूरोप, एशिया और भूमध्य सागर के समीपों वाले प्रदेश में पाई जाती है तो ये गलत है।
बी क्या है कि इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर एवं अंगूर जैसे वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति में संतरा, अंजीर एवं नींबू वंश सिट्रल के फल जो है वो पैदा किए जाते थे, और यहाँ जो था वन्यजीव जो होता था कम होता था। ये भी करेक्ट है, तो बी और सी राइट हो जाएगा इसमें, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी मौसमी पवनों का उदाहरण है? मौसमी पवनें जो होती हैं उन्हें हम मानसूनी पवनें भी कहते हैं। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ज्वार भाटा के संदर्भ में फर्स्ट है इसमें, जब चंद्रमा पृथ्वी के एक सीध में होता है तब ऊंचे ज्वार उठते हैं, तो ये करेक्ट है। और सेकंड है कि जब सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तब निम्नतम ज्वार भाटा होता है, तो ये भी करेक्ट है। एंड सी है, उस ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं, तो ये गलत है। ओके, तो ए और बी इसमें दोनों सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास हेतु लोग अस्थायी बस्तियाँ बनाते थे। ओके, परंपरागत तरीके से घने जंगलों में, गर्म व ठंडे रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास हेतु लोग अस्थायी बस्तियां बनाते थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कारक प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक है? तो कौन सा कारक है? कार्य हेतु बेहतर अवसर, तो ये गलत है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ये भी गलत है। स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं एंड अच्छे शैक्षिक संस्थानों की अनुपस्थिति, ये क्या है? ये कारक जो होता है, ये कारक प्रवास को प्रभावित करने का प्रतिकर्ष कारक है, तो सी एंड डी इसमें राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या के में कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है? तो ए है इसमें 15 वर्ष से कम आयु, बी है 15 वर्ष से 65 वर्ष तक के बीच का आयु समूह, सी है 30 वर्ष से 60 वर्ष तक के बीच का आयु समूह, एंड डी है 30 वर्ष से 75 वर्ष के बीच का आयु समूह। तो जो आयु समूह जनसंख्या के कार्यशील समूह को दर्शाता है वो है 15 से 65 वर्ष तक के बीच का आयु समूह। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो गेहूं के संदर्भ में जो सही है वो पूछा है, तो सुनहरा रेशा जो है वो गेहूं को नहीं कहा जाता है, सुनहरा रेशा कपास को कहा जाता है। ओके, ये गलत है। बी क्या है, इसे वर्धन काल में मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये करेक्ट है। गेहूं को मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, और इसका विकास काली मृदा में होता है, तो इसका विकास काली मृदा में नहीं होता है, ये गलत है। सी गलत है, बी राइट है। और आगे देखते हैं, और डी क्या है इसमें कि भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। गेहूं जो है भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है, तो बी और डी राइट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांस्कृतिक विविधता के प्रति आधार रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है? तो ए है इसमें, अरुणाचल प्रदेश की महिला मेखला सादोर पहनती हैं, बी है मणिपुर में महिलाएं फैनेक पहनती हैं, सी है गुजरात में महिलाएं फेरन पहनती हैं, डी है कश्मीर में महिलाएं लंगा वोनी पहनती हैं। तो मणिपुर में महिलाएं जो हैं फैनेक पहनती हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें। ओके, ये जो है सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखता है, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? फर्स्ट है 50% से अधिक भारतीय गाँव में रहते थे, ये बी है शहरी जीवन खर्चीला है, लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए पर आवागमन पर खर्च होता था, सी है कटाई के दिनों में गांव के लोग 12-14 घंटे खेतों पर काम करते थे। पूर्वाग्रह को जो दर्शाता है वो है कि शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते थे। ओके, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता है? तो राज्य विधानमंडल औरतों की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिसकर्मी लगाने के लिए, तो ये करेक्ट है। भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती जो होता है वो राज्य विधानमंडल इस पर निर्णय नहीं ले सकता, ये राइट आंसर हो जाएगा बी इसमें। ओके, बाकी राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों की भर्ती, ये भी करेक्ट है। विधानसभा में किसानों की भलाई के लिए, ये करेक्ट है। लेकिन बी जो है वो
नहीं हो सकता है। भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने जाति पूर्वाग्रहों को तोड़ने में सहायता की, ये करेक्ट है। और कारण आर है कि विद्यालय में सभी बच्चे अपना भोजन एक साथ करते थे, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिहाड़ी मजदूर एक प्रकार का स्थायी रोजगार है, तो ये गलत है। नियमित रोजगार है, ये भी गलत है। संविदात्मक रोजगार है, ये दिहाड़ी मजदूर एक प्रकार का अनियमित रोजगार है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। सुदक्षिणा एक सरकारी फैक्ट्री में तदर्थ कर्मचारी है। इनमें से कौन सा वाक्य इसकी कार्य स्थिति की विशेषता करेगा? तो वह प्रतिमास निरंतर वेतन पाती है। बी है तुलनात्मक रूप से उसे लंबे समय तक सेवा सुरक्षा प्राप्त है। सी है प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने के 350 रुपये तथा देर तक काम करने के अतिरिक्त 50 रुपये मिलते हैं। एंड डी है वह सेवा भविष्य निधि प्राप्त कर सकती है। तो सुदक्षिणा एक सरकारी फैक्ट्री में तटस्थ कर्मचारी है। इनमें से कौन सा वाक्य इसकी कार्य स्थिति की विशेषता के समीप है? तो वो है प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने के 350 रुपये तथा देर तक काम करने के अतिरिक्त 50 रुपये मिलते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र निम्नलिखित के में सभी की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो इच्छाएं और अपेक्षाएं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संचार माध्यम और विज्ञापन के बीच के संबंध में के व्याख्या में सही है? तो ए है बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान व्याप्ति कवरेज के लिए समाचारों के चुनाव के में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और बी क्या है इसमें? जनसंचार माध्यम राजस्व पाने के लिए विज्ञापनों पर निर्भर करता है। तो ए क्या है इसमें कि बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान व्याप्ति के लिए समाचारों के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हैं, तो ये करेक्ट है। और बी है कि जनसंचार माध्यम राजस्व पाने के लिए विज्ञापनों पर निर्भर करता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और बी इसमें दोनों राइट है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है? तो वो है नीति निर्देशक तत्व। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सितारा की कल एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, लेकिन वही समय विमर्लन के फाइनल मैच का है। सितारा का ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। उसकी बहन उसके असमंजस को देखते हुए सुझाव देती है कोई भी मैच नहीं देखेगा, बल्कि वे सब निश्चय करते हैं कि उसके बारे में सुबह जो है वो समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अगर हम उसकी बहन द्वारा लागू की गई समरूपता को भारतीय संविधान में परिप्रेक्ष्य में देखें, तो संविधान हमारे लिए इसकी क्या भूमिका निभाता है? तो वो निभाता है कि यह हमें सनक में नुकसानदेह निर्णयों को लेने में से बचाता है। ओके, ये डी इसमें राइट है। और ये हमारी रुचियों को शासित करता है, तो ये गलत है। यह हमारी पसंद और नापसंद को करता है, ये भी गलत है। यह हमें बुरी आदतों में पढ़ने से बचाता है, ये भी गलत। यह हमें सनक में नुकसानदेह निर्णयों को लेने से बचाता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड इसमें। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर देता है, तो यह जो है न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहलाएगा। ओके, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। संघर्ष समाधान नहीं, मौलिक ये भी गलत है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहलाएगा। ओके, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जाति पदानुक्रम का क्या अर्थ होता है? जाति पदानुक्रम का जो अर्थ होता है वो एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति को निम्नतम से उच्चतम जातियों में रखा जाता है। बी एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है। सी एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है। एंड डी एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जातियों को निम्नतम से उच्चतम जातियों में रखा जाता है। तो जाति पदानुक्रम का अर्थ जो होता है वो एक सीढ़ी जैसी संरचना होती है जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा हास्यकरण मार्जिनलाइजेशन विषय पढ़ाते हुए कौन सा उद्देश्य कक्षा के लिए सर्वाधिक उचित होगा? तो छात्र हास्यकरण के कारक तत्वों को पहचान पाएंगे, ये करेक्ट है। बी है छात्र हास्यकरण को जान पाएंगे, ये भी करेक्ट है। एंड सी है छात्र सांस्कृतिक धरोहर संप्रदाय को जान पाएंगे, ये गलत है। इसका हास्यकरण जो होता है फ्रेंड वो भेदभाव होता है, अलगाव होता है, छुआछूत, ये सब हास्यकरण में आएगा। ओके, बट सांस्कृतिक धरोहर ये सब हास्यकरण नहीं है। और छात्र हास्य तबकों के प्रति सहानुभूति कर पाएंगे, ये भी करेक्ट है। तो ए बी और डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः शामिल तत्व हैं। कौन कौन से विषय शामिल हैं माध्यमिक स्तर पर सोशल स्टडीज़ में? तो वो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इतिहास विज्ञान की तरह का समर्थन करता है? तो ए है, इतिहास में अंतर्निहित तत्व काफ़ी बृहत हैं, वे इतने विभिन्न हैं कि शायद एकरूप हो सकें। बी है, ऐतिहासिक आंकड़े मानवीय सोच और कृत्यों की देन है जो निरंतर बदलती रहती है। सी है, इतिहास के तथ्य बहुत ही जटिल होते हैं तथा बिरले ही परिभाषित शब्दों से असली मायनों में दोहराए जाते हैं। एंड डी है फ्रेंड इसमें कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इतिहास तथ्यों को स्थापित करने और अर्थ लगाने के लिए जो है अपनी तकनीकों का अनुसरण करता है। तो इसमें जो है कि इतिहास के निम्नलिखित में से जो पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इतिहास विज्ञान की तरह जो है समर्थन करता है? तो अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इतिहास तथ्यों को स्थापित करने और अर्थ लगाने के लिए क्या है, अपनी तकनीकों का क्या करता है, अनुसरण करता है। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत कक्षाओं में शिक्षा को कक्षा में भाग के रूप में निम्नलिखित नहीं जो है वो नहीं मिल सकता। क्या नहीं मिल सकता? तो एकीकृत कक्षाओं में शिक्षा को कक्षा में भाग के रूप में एक है साधारण शिक्षार्थी, तो ये गलत है। बी क्या, चाक, डस्टर और शिक्षण सहायक सामग्री। सी है, स्मार्ट बोर्ड और उपकरण। तो प्ले स्टेशन जो है वो एकीकृत कक्षाओं में शिक्षक को कक्षा में भाग के रूप में नहीं मिल सकता है। ओके, प्ले स्टेशन, राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक आमतौर पर अलग अलग छात्रों को अलग अलग काम देता है। एक विश्वास करता है कि यदि समान तरह का काम सबको दिया जाए तो ये छात्रों को पसंद नहीं आता, तो ये गलत है। सेकंड क्या है, छात्रों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ओके, तो ये राइट है इसमें कि छात्रों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। बाकी यह छात्रों की प्रतिस्पर्धा, ये गलत है। यह और इस विधि द्वारा छात्र एक दूसरे के पास काम की नकल, ये भी गलत है। छात्रों के बीच क्या पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, कौन सी कक्षाई घटना छात्र की गरिमा का हनन करती है? तो फर्स्ट है, छात्रों को कक्षा में कमीज उतार कर रहने के लिए कहना क्योंकि वह विद्यालय बिना वर्दी पहने आया था। तो ये क्या है, ये उसकी छात्र की गरिमा का क्या करती है, हनन करती है। तो ये क्या है, ए राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वांछित व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से किसे हमेशा उल्लेखित किया जाता है? तो फर्स्ट है इसमें समान लक्षण, बी है समान उद्देश्य, सी अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो है उसको क्या किया जाता है, उल्लेखित किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चर्चा परिधि का उपयोग किया जाता है जब ऐसी स्थिति होती है जिसमें मतभेदों की गुंजाइश होती है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से कारक कक्षा की लायत्मकता को प्रभावित कर सकते हैं? तो ए इसमें पीने से पानी की उपलब्धता, बी है विद्यालय विशेष के स्थान पर उस माह का मौसम, सी है आवागमन के साधनों की उपलब्धता, एंड डी है इसमें वार्षिक उत्सव की तैयारी। तो इसमें जो है क्या दिया है कि इनमें से कौन सा कारक कक्षा की लायत्मकता को प्रभावित करता है? तो वो पीने के पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, विद्यालय विशेष के स्थान और उस माह का वहाँ का मौसम भी ठीक वो होना चाहिए, ये करेक्ट है। आवागमन के साधनों की उपलब्धता होनी चाहिए एंड वार्षिक उत्सव की तैयारी भी, इसमें चारों सही है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए जो होते हैं बेहतर क्षेत्र में उपलब्ध कराते हैं, बेहतर जो है क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। तो फर्स्ट है इसमें भारतीय संसद में प्रश्न सत्र जो होता है, प्रश्न सत्र काल प्रतिक्रिया देने में सम्मिलित प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये गलत है, ये नहीं होगा। बी है भारतीय संसद में प्रश्नकाल होना क्यों महत्वपूर्ण है, ये करेक्ट है। ये क्या, ये समालोचनात्मक चिंतन को के विकास के लिए बेहतर है कि भारतीय संसद में जो होता है प्रश्नकाल क्यों होता है महत्वपूर्ण है, ये करेक्ट है। और विधानसभा के सदस्यों की भूमिका तथा उनका उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। तो ये गलत है, ये नहीं। यदि आप विधानसभा के सदस्य होते तो ऐसे 2 प्रश्नों की सूची बनाइए जो आप सभा सत्र में पूछते। तो ये क्या है, ये समालोचनात्मक चिंतन है। तो बी एंड सी क्या है, ये राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कक्षा में वर्णनात्मकता आख्यान प्रोत्साहित होता है। ए है इसमें आत्मनिरीक्षण एंड चर्चा करना। ये क्या है? ये सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन की कक्षा में जो है आख्यान प्रोत्साहित होता है, बट तर्क शक्ति और व्याख्यान करना ये नहीं। आत्मनिरीक्षण एंड चर्चा करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। ए और बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान क्लब किसके सहयोग से चलाया जाता है? वो चलाया जाता है सामाजिक अध्ययन शिक्षक और स्कूल के छात्रों के सहयोग से चलाया जाता है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है, तो वो थीम आधारित संप्रतियों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए क्या है? केंद्रित है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। सेकेंडरी स्रोतों के उदाहरण में शामिल है, तो क्या शामिल है? पत्र, डायरी, फोटो, कलाकृतियाँ और साक्षात्कार। ये नहीं, ये प्राथमिक स्रोत होते हैं। मौखिक इतिहास, समाचार पत्र, जनरल लेख, स्मरण, आत्मकथाएं भी प्राइमरी है, प्राथमिक स्रोत है। सी है जीवन की घटनाओं की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग। ये जीवन की आत्मकथा, ये क्या है फ्रेंड? ये वो प्राइमरी फैक्टर है। ओके, ये प्राथमिक स्रोत। बट पाठ्य पुस्तक, शब्दकोश, विश्वकोश, जीवनी और शोध प्रबंध आदि ये क्या है? ये जो है ये सेकेंडरी स्रोत है। ओके, मतलब द्वितीय कारक है। तो ये क्या है? ये इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।